नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ईवीएम के वेरिफिकेशन के संबंध में नीति बनाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। याचिका में चुनाव आयोग को ईवीएम की मेमोरी, माइक्रो कंट्रोलर की जांच और सत्यापन के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है और आदेश दिया है कि फिलहाल ईवीएम से कोई डेटा डिलीट न करें और न ही कोई डेटा रीलोड करें। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि वोटिंग खत्म होने के बाद ईवीएम के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है। भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने ईसीआई से साफ शब्दों में कहा कि फिलहाल ईवीएम से कोई डेटा ना हटाएं और ना ही कोई डेटा दोबारा लोड करें। लाइव लॉ के मुताबिक अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग को चुनाव के बाद ईवीएम मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर को खत्म करने या जलाने की प्रक्रिया के बारे में कोर्ट को जानकारी देनी होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर हारने वाला उम्मीदवार स्पष्टीकरण चाहता है तो इंजीनियर स्पष्टीकरण दे सकता है कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। वहीं एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि हम जो चाहते हैं वो ये है कि किसी को ईवीएम के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जांच करनी चाहिए ताकि देखा जा सके कि उनमें हेरफेर का कोई तत्व है नहीं। गौहत्या के संदेह में मॉब लिंचिंग का आरोप लगाने वाली एक याचिका को सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भीड़ की हिंसा को लेकर वो पहले से ही विस्तृत आदेश जारी कर चुका है। अब वो देश भर की एक एक घटना की निगरानी नहीं कर सकता है। याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाना चाहिए। याचिका मॉब लिंचिंग और गौरक्षकों की ओर से की जाने वाली हत्याओं के मामलों से जुड़ी थी। खास तौर पर कथित गौरक्षकों द्वारा मुसलमानों के खिलाफ हिंसा पर चिंता जताई गई थी। याचिका में असम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ओडिशा और बिहार में हुई हिंसा की घटनाओं का हवाला दिया गया था। महाराष्ट्र में महायुति सरकार में शामिल शिंदे गुट की शिवसेना और अजित पवार गुट की एनसीपी के बीच मतभेद दिख रहे हैं। अजित पवार की बैठक से शिंदे गुट के मंत्री ने किनारा कर लिया। शिवसेना के मंत्री भरत गोगावले मंगलवार को रायगढ़ जिला योजना और विकास समिति की वार्षिक बैठक में अनुपस्थित रहे, शामिल नहीं हुए। शिवसेना विधायक महेंद्र दलवी ने कहा कि अगर ये रायगढ़ के विकास को लेकर आधिकारिक बैठक थी तो जिला कलेक्टर को सभी विधायकों को आमंत्रित करना चाहिए था। हमें शामिल होने के लिए ऑनलाइन लिंक भी उपलब्ध नहीं कराया गया था। अजित पवार के ऑफिस से एक अधिकारी ने कहा कि चूंकि नासिक और रायगढ़ जिलों में वर्तमान में संरक्षक मंत्री नहीं है, इसलिए सिर्फ जिलों के मंत्रियों को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने कहा यह बजट पूर्व बैठक थी और इसलिए वित्त मंत्री पवार के दफ्तर में आयोजित की गई थी। अदिति तटकरे और भरत गोगावले को रायगढ़ के प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया गया था, लेकिन गोगावले इसमें शामिल नहीं हुए। हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी विधायक अनिल विज को बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये नोटिस मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली के खिलाफ उनकी हालिया बयानबाजी को लेकर भेजा गया है। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने 10 फरवरी को विज को ये नोटिस भेजा और 3 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। इस नोटिस के बाद ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी विज को छोड़ने के मूड में नहीं है। राजस्थान में फोन टैपिंग विवाद से राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी की राजस्थान यूनिट ने कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को फोन टैपिंग के आरोप को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बीजेपी का कहना है कि मीणा ने सरकार पर झूठा आरोप लगाकर उसकी छवि धूमिल की है। इसे अनुशासनहीनता मानते हुए 3 दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है। वहीं बीजेपी की ओर से भेजे गए कारण बताओ नोटिस पर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि उन्हें अब तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं। जैसे ही मुझे नोटिस मिलेगा मैं तय समय सीमा के भीतर अपना जवाब पार्टी नेतृत्व को भेज दूंगा। इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले को लेकर महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ये मामला समय रैना, बलराज घाई और अन्य के खिलाफ दर्ज किया गया है। सूत्रों ने बताया है कि शो के पब्लिश हिस्से को देखने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी में 30 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। उनके खिलाफ आईटी की धारा 67 और संबंधित बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। शो के पहले एपिसोड से लेकर एपिसोड 6 तक जितने भी लोग इसमें शामिल थे उन सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यूट्यूबर समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट पर रणवीर इलाहाबादिया की एक टिप्पणी पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर बोली हैं। विजय राहटकर ने कहा है कि जो भाषा इस्तेमाल की गई है वो बहुत खराब है। भाषा का इस तरीके से उपयोग नहीं होना चाहिए। इस विषय पर आयोग बहुत गंभीर है। हमने आईटी मंत्री को कल ही लिखा है कि ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए नियमावली और बेहतर होनी चाहिए।
केंद्र सरकार के आदेश के बाद YouTube पर समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट के उस एपिसोड को ब्लॉक कर दिया गया है जिसमें रणवीर इलाहाबादिया के एक आपत्तिजनक टिप्पणी थी। इस टिप्पणी पर इलाहाबादिया की काफी आलोचना हुई। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। कंचन गुप्ता ने कहा कि ऐसा भारत सरकार के आदेश के बाद किया गया है। बता दें, रणवीर इलाहाबादिया ने इंडियाज गॉट टैलेंट शो में एक प्रतिभागी के माता पिता के निजी संबंधों पर सवाल किया था। इस पर जब उनकी आलोचना होने लगी थी तो उन्होंने माफी भी मांगी। हरियाणा में लंबे समय तक बीजेपी के साथ रहे इंडियन नेशनल लोकदल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर अब बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन से लोगों का विश्वास उठ गया है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन पर भरोसा किया गया था, इस चुनाव में कांग्रेस की जो भूमिका थी वो सबसे ज्यादा संदिग्ध थी। अगर भाजपा को सत्ता से बाहर कर रखना था तो कांग्रेस को गठबंधन में चुनाव लड़ना था, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी को बढ़ावा देने का काम कर रही है, ये कहा अभय चौटाला ने। दिल्ली में आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद पंजाब में सीएम बदले जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री भगवंत मान हंस पड़े। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली हार के बाद पंजाब के सीएम पद को लेकर सियासी गलियारे में अटकलें लगने लगी हैं। सीएम मान से जब इन अटकलों पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें कहने दीजिए। उन्होंने पंजाब की आप इकाई में किसी तरह के असंतोष के कांग्रेस के दावों को भी सिरे से खारिज किया और कहा कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता समर्पित हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें मिलकर काम करना है। हमारी पार्टी काम के नाम पर जानी जाती है। हम किसी धर्म और पैसे बांटने या गुंडागर्दी की राजनीति नहीं करते हैं। आज की मुलाकात में दिल्ली की भी पूरी टीम थी। 2 साल अभी बाकी हैं। पंजाब को हम ऐसा मॉडल बना देंगे जो पूरे देश को दिखाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से आप चर्चा में हैं। पंजाब में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने यह दावा किया था कि आपके 30 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। इस मामले पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि प्रताप सिंह बाजवा तो 3.25 साल से यही कह रहे हैं, उनको कहने दीजिए, उनके पास तो विधायक है नहीं। मान ने कहा कि कांग्रेस को बोलिए कि हमारे विधायकों की गिनती मत करो, अपने गिन लो। वो तो कहते रहते हैं, वो पहले भी कहते थे 40 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, ये इनकी फितरत है। उन्होंने कहा कि हमारे खून पसीने से पार्टी बनाई गई है। हमने मेहनत करके घर घर जाकर, गांव में जाकर, कस्बों में जाकर, शहरों में जाकर पार्टी बनाई है। उनके यहाँ कल्चर है इधर जाने का, उधर जाने का, फिर वापस आने का, तो उनको बोलने दीजिए। दिल्ली में आपकी हार के बाद पंजाब की राजनीति में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। सियासी गलियारों में ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि पार्टी पंजाब में बड़ा फेरबदल करने की तैयारी में है। पंजाब के विधायकों और सीएम की दिल्ली में केजरीवाल के द्वारा बैठक लिए जाने पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि केजरीवाल अपनी सत्ता बचाने के लिए पंजाब के विधायकों पर दबाव बना रहे हैं। भगवंत मान को अयोग्य साबित करने की कोशिश की जा रही है ताकि खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल सके। सिरसा ने कहा कि केजरीवाल अगले 1 महीने में पंजाब के सीएम को कुर्सी से हटवा देंगे। सब कुछ पहले से तय है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल फिर विधायकों के साथ बैठक करेंगे, फिर खबरें चलेंगी कि भगवंत मान ने पंजाब में काम नहीं किया, नशा बिक रहा है, बहुत क्राइम हो गया है। केजरीवाल नहीं बोलेंगे लेकिन अखबार में खबरें छपेंगी। फिर केजरीवाल फिर पंजाब जाएंगे और फिर कहा जाएगा कि मान को हम सीएम बर्दाश्त नहीं कर सकते। केजरीवाल को मसीहा के तौर पर पेश किया जाएगा। फिर केजरीवाल को सीएम की कुर्सी पर बैठने की कोशिश होगी, हालांकि बैठा नहीं पाएंगे। कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला ने मंगलवार को कहा कि आपके कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। इनके 25 से 30 विधायक टच में हैं। आपके विधायक साथ आए तो कांग्रेस सरकार बनाएगी। मंथन दिल्ली पर करना चाहिए था, पंजाब वालों को क्यों बुलाया। कांग्रेस सांसद अमर सिंह ने कहा ये उनके अंदर की लड़ाई है। अरविंद केजरीवाल क्योंकि दिल्ली हार चुके हैं, आप पंजाब को अपने कंट्रोल में पूरी तरह से लेने की कोशिश में लगे हुए हैं। पंजाब में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने यह दावा किया था कि आम आदमी पार्टी के 30 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। इस पर पंजाब के संगरूर से आम आदमी पार्टी के सांसद गुरमीत सिंह का बयान सामने आया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा, प्रताप सिंह बाजवा जी पिछले 3 साल से पता नहीं कितने बार ऐसे बयान दे चुके हैं कि इतने लोग संपर्क में हैं। कभी 20 कहते हैं, कभी 22 कहते हैं, अब 30 कहना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रताप सिंह बाजवा का खुद का भाई बीजेपी में चला गया और उनका उन्हें पता नहीं चला, और आम आदमी पार्टी के विधायकों को पता है कि कौन किसके संपर्क में है। सांसद ने कहा कि कभी कह देते हैं कि बीजेपी के संपर्क में है तो कभी कह देते हैं कि हमारे संपर्क में है, लेकिन असल में सच्चाई ये है कि मतलब मेरी सिर्फ शंका नहीं, पूरे पंजाब के लोगों की शंका है कि सबसे पहले अगर प्रताप सिंह बाजवा को सीएम कैंडिडेट नहीं बनाया तो सबसे पहले प्रताप सिंह बाजवा बीजेपी में जाएंगे। उन्होंने कहा क्योंकि अब उन्हें लगता है कि राजा वडिंग जो पार्टी के प्रेसिडेंट थे वो सांसद पद पर आ गए।
चन्नी जी आ गए, रंधावा जी आ गए, तो मेरा पक्का चांस है पंजाब में सीएम बनने का, कांग्रेस की तरफ से सीएम कैंडिडेट बनने का। अगर उनको सीएम कैंडिडेट नहीं बनाया गया तो मैं आपको लिख कर देता हूं कि सबसे पहले बीजेपी में, क्योंकि अपना भाई तो भेज चुके हैं, सबसे पहले बीजेपी में प्रताप सिंह बाजवा जाएंगे। उत्तराखंड में लागू हुए समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के खिलाफ उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। ये याचिका वकील आरुषि गुप्ता ने दायर की है। याचिका में उत्तराखंड में लागू हुए यूसीसी के तहत शादियों और लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन कराने के नियम को असंवैधानिक बताया गया है। बता दें, उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 को यूसीसी लागू हुआ था। यूसीसी के तहत सभी शादियों और लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है। विवाह धार्मिक रीति रिवाज या कानूनी प्रावधान के अनुसार हो सकता है। साथ ही इस कानून के लागू होने के बाद 60 दिनों के अंदर शादी को रजिस्टर कराना अनिवार्य होगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंगलवार को संसद में सांसदों को बताया कि अब से संसद की कार्यवाही 6 अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध कराई जाएगी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा कि मुझे घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 10 भाषाओं यानी असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु भाषा में संसद की कार्यवाही पहले से उपलब्ध थी। स्पीकर बिरला ने कहा, अब हमने 6 और भाषाओं में यानी बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू को भी इसमें शामिल किया है। उन्होंने कहा कि इसी के साथ जो अतिरिक्त 16 भाषाएं हैं, जैसे मानव संसाधन मिल रहा है, हमारी कोशिश है कि उनमें रूपांतरण कर सकें। बिरला ने कहा, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर भारत की संसद ही एक लोकतांत्रिक संस्था है जो इतनी भाषाओं में रूपांतरण कर रहा है। प्रयागराज कुंभ में माघ पूर्णिमा पर होने वाले स्नान को लेकर उत्तर प्रदेश प्रशासन ने विशेष हिदायत दी है। उत्तर प्रदेश सरकार के एक्स हैंडल पर विशेष यातायात योजना के बारे में जानकारी दी गई। इसके मुताबिक 11 फरवरी 2025 को सुबह 4 बजे से संपूर्ण मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। साथ ही प्रशासन द्वारा संबंधित रूट की पार्किंग में वाहन पार्क कराने की भी बात कही गई है। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम स्नान के लिए केवल आवश्यक और आकस्मिक सेवाओं को प्रवेश की अनुमति थी। श्रद्धालुओं के लिए आवागमन को आसान बनाने के मकसद से यूपी प्रशासन ने 11 फरवरी की शाम 5 बजे से पूरे प्रयागराज शहर को भी नो व्हीकल जोन घोषित किया है। इस समय केवल आपातकालीन सेवाओं को ही इस प्रतिबंध से छूट दी जाएगी। यूपी प्रशासन के मुताबिक मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के सुरक्षित आवागमन के लिए ये विशेष यातायात योजना 12 फरवरी को स्नान संपन्न होने तक लागू रहेगी। उत्तर प्रदेश के महाकुंभ में इस समय महाजाम की स्थिति बनी हुई है। कई घंटों से लोग सड़कों पर फंसे हुए हैं। तमाम बड़े आला अधिकारी जमीन पर मौजूद हैं। सभी अधिकारी ट्रैफिक को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा स्थिति सुधरती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इसी वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें सभी आला अधिकारी भी मौजूद थे। उस मीटिंग के दौरान सीएम योगी की तरफ से कई अधिकारियों की फटकार लगाई गई। दो टूक कहा गया कि जिस दिन भगदड़ हुई, बाद में जाम लगना शुरू हुआ। कई अधिकारी मौके से ही नदारद थे। उनकी तरफ से समय रहते कोई एक्शन नहीं लिया गया। सीएम योगी ने मीटिंग के दौरान सबसे ज्यादा प्रयागराज जोन के एडीजी भानु भास्कर और एडीजी ट्रैफिक सत्यनारायण पर निशाना साधा। महाकुंभ की जिम्मेदारी इन दोनों अधिकारियों के ऊपर थी। ट्रैफिक की व्यवस्था भी दुरुस्त रखनी थी, लेकिन क्योंकि पिछले कुछ दिनों में महाकुंभ में जाम लग रहा, सीएम योगी ने अधिकारियों को फटकार लगाई। बताया जा रहा है कि सीएम योगी ने बैठक के दौरान कहा कि जिस तरीके से आला अधिकारी मेला क्षेत्र से गायब दिखाई दिए, उन पर सस्पेंशन की कार्रवाई की जा सकती है। भारत के पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने वाले हैं, लेकिन मुलाकात से पहले ही ट्रंप ने भारत समेत दुनिया के कई देशों को झटका दिया है। ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम के आयात पर 25% का टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। इसके बाद शेयर मार्केट का बुल ढेर पड़ा है। कई दिनों तक वेंटिलेटर पर पड़े होने के बावजूद जस का तस बना हुआ है। ट्रंप के बयान इसे और उभरने नहीं दे रहे हैं। 11 फरवरी मंगलवार को भी मार्केट डाउन रहा। आज दोपहर ही सेंसेक्स 1038 अंकों की गिरावट के साथ 1.25% नीचे था, जबकि निफ्टी 327 अंकों की गिरावट के साथ 1.3% टूट गया। अंत में सेंसेक्स 1018 अंक गिरकर 76,293 पर बंद हुआ। निफ्टी 309 अंकों की गिरावट के साथ 23,071 पर बंद हुआ। शेयर बाजार में मंगलवार को आई गिरावट से निवेशकों को 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बता दें, भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का एक बड़ा कारण विदेशी निवेशकों की बिकवाली भी है। विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FIIs का भारतीय शेयर बाजारों से बिकवाली का सिलसिला जारी है।
FII ने सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में 2,463 करोड़ रुपए की इक्विटी बेच दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमास अगर बंधक बनाए गए सभी नागरिकों को नहीं छोड़ता है तो इजरायल के साथ उसके युद्ध विराम समझौते को रद्द कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि एक या दो नहीं, सभी बंधकों की रिहाई हो। बता दें, हमास ने सोमवार को कहा था कि वो बंधकों की रिहाई रोक रहा है क्योंकि इजरायल युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन कर रहा है। मालूम हो कि हमास और इजरायल के बीच हुआ युद्ध विराम समझौता 19 जनवरी को लागू हुआ था। इसके बाद से हमास ने 16 इजरायली और 5 थाई बंधकों को छोड़ा है। इसके बदले इजरायल ने 566 कैदियों को रिहा किया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान ने कहा कि हमास के साथ हुए युद्ध विराम समझौते पर अपने वादे को निभाने में इजरायल असफल रहा है। उन्होंने कहा कि इजरायल के कब्जे का अंत होना चाहिए। बता दें, हमास ने सोमवार को कहा कि वो बंधकों की रिहाई रोक रहा है क्योंकि इजरायल युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन कर रहा है। हमास के बयान पर इजरायल ने कहा था कि यह समझौते का उल्लंघन है। फ्रांस में AI एक्शन समिट में शामिल होने पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। मैक्रों ने डिनर का आयोजन किया था जिसमें पीएम मोदी के साथ अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस भी शामिल हुए थे। पीएम मोदी के फ्रांस पहुंचने के बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक्स पर लिखा, पेरिस में स्वागत है मेरे दोस्त। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, मेरे दोस्त राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिलकर खुशी हुई। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 3 दिवसीय यात्रा के लिए सोमवार को फ्रांस रवाना हुए हैं। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पेरिस में आयोजित होने वाली AI एक्शन समिट में हिस्सा लेंगे। समिट को लेकर राष्ट्रपति मैक्रों ने लिखा, हमारे सभी साझेदारों का AI एक्शन समिट के लिए स्वागत है। चलिए काम शुरू करते हैं। इस समिट में दोनों देशों के नेता बिजनेस लीडर्स को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इसके बाद अमेरिका की यात्रा पर भी जाएंगे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.